हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत से एस्पिरेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है और एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 का, 22 का, 23 का। हम इसके आगे भी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि उस वीडियो के लिए ज़रूर आप जुड़े रहिए। हमारे अगले वीडियो में हम 4 अक्टूबर को, जो आज ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुई है यूपीएससी सीएससी की, हम अगले वीडियो में उसका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला वीडियो के किस तरह से क्वेश्चन आए थे, कैसे मॉडरेट थे, क्वेश्चन लेवल कैसा था, हार्ड थे या मॉडरेट थे या इजी क्वेश्चन लेवल था, वो हम सब इन डिटेल में उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज ही वो हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 का। तो किस तरह से पेपर 1 में क्वेश्चन आ गए थे, आपको क्या कंसेप्चुअल थे। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि कंसेप्चुअल ज़्यादा थे क्वेश्चंस और बेसिक्स पर भी ज़्यादा से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, जो कि मैं पहले से आपको बोलते आ रहा हूँ कि बेसिक्स पर ध्यान दो। यूपीएससी आपके बेसिक्स को ही टारगेट करता है। अगर आप डायरेक्टली ऊपर जाओगे तो आपका बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप वहाँ पर क्या होता है ना, आपके चांसेस कम हो जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने के। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करनी है विथ गुड मार्क्स, तो आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स, कि आपको एक बेसिक्स नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग करना है, परफेक्ट करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप परफेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हुई है आज ही 2020 की, तो उसमें क्या हुआ था कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए थे। हम अगले वीडियो में उसका डिटेल एनालिसिस तो करने ही वाले हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइए हमारे साथ अगले वीडियो में भी, जिसके ऊपर हम सब क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चन पॉलिटी पर आए थे, क्या क्वेश्चन एनवायरनमेंट पर आए थे, क्या क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पर आए थे, ज्योग्राफी पर कैसे क्वेश्चन थे, कैसा लेवल था क्वेश्चन का, और कट ऑफ भी हम देखेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एक कट ऑफ मार्क्स भी हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस का कट ऑफ कितना होता था है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में टाइम टेबल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स, जो कि हर एक एक्सपीरियंस के कन्फ्यूजन होता है और एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है एस्पिरेंट्स को जानने के लिए, जो यूपीएससी सीएससी आगे देना चाहते हैं 2021 का, 22 का, 23 का। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उनके लिए कि टाइम टेबल कैसा बनाए, कैसे स्ट्रेटेजिकली स्टडी करें, कैसे कंसिस्टेंसी अपनी जमाए रखें, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। शुरू करने से पहले जो प्राइस हाइक अलर्ट होने से पहले आप 10% हमारा प्रोमो कोड यूज़ कर डिस्काउंट पा सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें, Simple20। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनअकैडमी लेकर आया है कि ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो हर महीने की 10 तारीख और 25 तारीख को ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगी, जो कि आपको इस मॉक टेस्ट में एक्साइटिंग प्राइजेज जीतने को मिलने वाले हैं और स्कॉलरशिप टॉप 50 रैंकर्स को यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिल सकती है अनअकैडमी की, और कई सारे एक्साइटिंग प्राइसेस भी आपको मिल जाते हैं। तो तैयार हो जाइए कि इस 10 अक्टूबर को फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जो कि ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और ज़रूर एनरोल कीजिए, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक मेन चीज़, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी की कोर्सेज को, तो ये 3 मेन लैंग्वेजेस में आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स के। बिलिंगुअल वर्जन में भी आपको मिल जाएंगे ये कोर्सेज सीखने को, हिंदी वर्जन में भी आप सीख सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और इंग्लिश वर्जन में भी आप इस बैचेस को सीख सकते हैं। तो ये बैचेस सबसे मेन चीज़ के 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो ये 3 मेन लैंग्वेजेस में, ये 3 मेन वर्जन्स में आपको सीखने को मिलने वाले हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस अनअकैडमी की कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाता है माय फ्रेंड्स के। आपको घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, एक्सेस मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को मिलेगा एट वन प्लेटफॉर्म, रेगुलर डॉट क्लियरिंग सेशंस पे आपको मिलेंगे, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को। और सब्सक्राइब करते वक्त सबसे मेन चीज़, आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा हर महीने के सब्सक्रिप्शन पर। मीन्स फॉर एग्जांपल कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाह रहे हो माय फ्रेंड, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। बट वाइल यू यूजिंग अवर प्रोमो कोड Simple20, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए।
और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक, करंट अफेयर्स का पार्ट ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो भी अनअकैडमी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो कि डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए आपके सामने अवेलेबल होंगी और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइम टेबल फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छे नील आर्मस्ट्रांग हमने देखा है, एक व्यक्ति जिन्होंने बोला है कि योर बेस्ट कोट दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि आप जैसी थिंकिंग करते हैं, योर बेस्ट कोट दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, कि आप जैसे थिंकिंग करते हो, आप जैसे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम अच्छी तरह से देना चाहते हो, पॉजिटिवली उसे लेते हो, तो आपको आगे वो ईजिली आप एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, है ना। और अगर आप निगेटिविटी से उस एग्ज़ाम्स को हैंडल करते हो, निगेटिविटी से उस प्रिपरेशन करते हो कि अरे यार मेरा होगा क्या नहीं, अरे यार मैंने कॉन्फिडेंस स्टडी किया है कि नहीं, इतना सफिशेंट है कि नहीं मेरे लिए, और मैंने सब कुछ छुड़ाया है कि नहीं, टेस्ट सीरीज अच्छी तरह से सॉल्व की है कि नहीं, क्या होगा एग्जामिनेशन में, ऐसे निगेटिविटी आप अंदर जमाए रखते हो तो आपको वो चीज़ नहीं होती। तो आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स कि पॉजिटिविटी को फोकस करना है, पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं जब आप ऐसे टफेस्ट एग्जामिनेशन देते हो। कि ज़्यादातर ये टफ एग्जामिनेशन नहीं होता, जो कि हमारे अगली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 में प्रीलिम्स में कैसा एनालिसिस था और किस तरह से पेपर सेट किया था यूपीएससी ने, और ज़्यादा से ज़्यादा किस बेसिस पर क्वेश्चन आए थे, बेसिक्स पर आए थे, कंसेप्चुअल आए थे, या किसी टॉपिक को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे ही। ज़रूर देखिए हमारा अगला वीडियो। और माय फ्रेंड्स, क्या अगर आप यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर आप पॉजिटिविटी से किसी भी चीज़ को हैंडल करते हो तो आपके साथ वो पॉजिटिव ही होता है, अगर आप निगेटिविटी से किसी चीज़ को हैंडल करते हो तो आपका निगेटिव होता है माय फ्रेंड। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यूपीएससी पेपर पैटर्न का थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था, तो यहाँ पर भी मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई आप किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर उसे समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी पेपर पैटर्न इन शॉर्ट होता क्या है ना। तो आप इसमें आपके 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। उसमें अगर आप एक जनरल स्टडीज़ का पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है तो वो टोटल हो गया 1000 मार्क्स, है ना। और आपका एक ऐसे पेपर्स होता है तो वो होता है 250 मार्क्स का। तो ऐसे पेपर्स में आपको क्या करना पड़ता है माय फ्रेंड्स, लिखने की और राइटिंग स्किल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आंसर राइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैसे स्ट्रेटेजिकली आपको लिखना है और कैसे स्ट्रक्चर में आपको वो आंसर को लिखना है। तो हमने पिछले वीडियो में तो बहुत ही अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें। तो 2 ऑप्शनल्स आपको चूज़ करने पड़ते हैं इस यूपीएससी में जो कि 250 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल होते हैं 500 मार्क्स के। तो टोटल आपका यूपीएससी का पेपर कितने मार्क्स का होता है कि 1750 मार्क्स का आपका यूपीएससी का पेपर होता है। ये पैटर्न होता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, तो ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसमें आपको सभी कुछ जो चीज़ें आपको ज़रूरत है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और एक अब तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आ जाता है, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 के एग्जामिनेशन देना चाहते हो या 2022, 23 ऐसे तो हर साल निकलते ही हैं यूपीएससी आईएएस के रिक्रूटमेंट, यूपीएससी सीएससी के रिक्रूटमेंट। तो आप अगर किसी भी ईयर्स के एग्ज़ाम्स को अगर देना चाहते हैं तो आपको एक सबसे पहले उस कैंडिडेट को, उस एस्पिरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला यही सवाल होता है कि वो एनसीईआरटीज़ को पढ़ना चाहेगा या नहीं पढ़ना चाहता। समझ रहे हो कि एनसीईआरटीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, हमें सब कुछ पता है, बट उससे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर होता आता है। तो ये कॉमन इश्यूज़ होता है, सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि एनसीईआरटीज़ के बुक्स आपको कैसे यूज़ करने हैं, कैसा पढ़ना है, उसको किसके हेल्प से आपको पढ़ना है। तो आपको जब एनसीईआरटीज़ के बुक्स आप अगर पढ़ना चाहो माय फ्रेंड, तो आपको क्या करना पड़ता है, 6 स्टैंडर्ड तो 12 स्टैंडर्ड पूरे बुक्स आपको एनसीईआरटीज़ के पढ़ने होते हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, समझ रहे हो। तो वो टोटल बुक्स होते हैं, अगर कैलकुलेट किया जाए तो टोटल वो बुक्स होते हैं 51 बुक्स होते हैं, समझ रहे हो। बट आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है माय फ्रेंड के एक आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है उस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 21 का देना चाहते हो एग्ज़ाम, तो आपको सिर्फ 10 महीने हैं उसे प्रिपेयर करने के लिए। समझ लो कि 10 महीने हैं, तो 10 महीने में आपको क्या करना पड़ता है, तो कॉन्सेंट्रेट करने में समझो चले गया 1 महीना, और दूसरे महीने से आपने अगर स्टार्ट कर दिया
तो आप थोड़ी कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा यूज़ करते हो, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी रखने के लिए, जमाने के लिए आपको क्या होता है, दूसरा महीना भी चले गया तो इजीली आपके पास 8 महीने तो होते हैं प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरह से करने के लिए, है ना। बट आपको जब एनसीईआरटीज़ के आप अगर बुक्स पढ़ना चाहो तो माय फ्रेंड्स आपको 51 बुक्स टोटल पढ़ना पड़ते हैं। 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक आपको सभी बुक्स पढ़ना पड़ते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना, है ना, किसी भी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, अगर सीएससी एग्ज़ाम्स के लिए कि यूपीएससी पढ़ना, ये एनसीईआरटीज़ के बुक्स पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है माय फ्रेंड्स, बहुत बड़ा लॉजिक है कि यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, कि आपको मालूम है कि टोटल 51 बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और 10 महीने का आपको टाइम दिया गया है। तो अगर आपको 51 बुक्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं तो आप पढ़ तो लेते हो, बट आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो आपको पता है कि मिनिमम अगर आपको नोट्स बनाने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, है ना, फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक से 6 to 12 स्टैंडर्ड सब पढ़ ली, पर आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो आपको मिनिमम 3 रीडिंग्स लगते हैं, हमें सबको पता है, समझ रहे हो कि आपको 3 रीडिंग्स मिनिमम लगते हैं, तभी आप वहाँ पर उस चीज़ पर नोट्स बना सकते हैं अच्छी तरह से, समझ रहे हो। फिर नोट्स बनाना, फिर उसे रिवाइज करना, और सिर्फ आप एनसीईआरटीज़ का ही कर रहे हो, समझ रहे हो। अब अगले सब्जेक्ट का नहीं कर रहे हो, अगले आप क्या करते हो, दूसरे सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ के बुक्स ही पढ़ रहे हो अभी फ़िलहाल में। तो आपको क्या करते हैं ना, वहाँ पर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये हो जाता है, बहुत ही टाइम यहाँ पर लग जाता है कि मिनिमम 3 रीडिंग्स की आपको ज़रूरत होती है, बट आपके पास महीने तो 10 ही, आपको लिमिटेड टाइम है। तो आप पढ़ना ही चाहते हैं एनसीईआरटीज़ माय फ्रेंड, तो आपको क्या करना पड़ता है कि एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना ही चाहते हो आप। अगर आपको पढ़ना ही है, एनसीईआरटीज़ नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा, हमें एनसीईआरटीज़ पढ़ना ही है, ज़रूरी है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना नहीं है, आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, पर किसके हेल्प से, आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हेल्प से पढ़ो, समझ रहे हो। कि आपको अगर जब 51 बुक्स आप पढ़ने जाते हो, खुद सेल्फ स्टडी आप करते हो उस एनसीईआरटी बुक्स का, आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको 6 महीना इजीली लग जाता है माय फ्रेंड, 6 मंथ्स आपको इजीली लग जाते हैं उस एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करने के लिए, और उस पर नोट्स बनाने के लिए, और उसे रिवाइज करने के लिए। तो 6 मंथ्स आपको इजीली आपके क्या होता है वहाँ पर चले जाते हैं। मीन्स आपको 6 मंथ्स आपके लिए चले गए, पहले ही आपके 2 मंथ्स आपको कंसिस्टेंसी में, और आपको यहाँ पर रिविजन करने के लिए, थोड़ा ऐसा सीधा चलने के लिए तो 2 महीने तो हमने पहले ही निकाल दिए, बट आपके 6 महीने फिर आपके क्या होते हैं ना, 6 बोल तो 8 महीने वही चले गए, समझ रहे हो। अगर आप 6 मंथ्स का लगाते हो सिर्फ 30% सिलेबस के लिए, हाँ, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो एनसीईआरटीज़ का जो पार्ट होता है वो सिर्फ 30% ही होता है। एनसीईआरटीज़ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, वो सिर्फ 30% ही आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो आप 30% के सिलेबस के लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि 30% सिलेबस के लिए अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो कि आप 6 महीने उसमें डाल देते हो, तो फिर बाकी के 4 मंथ्स आप सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, जो डिटेल्ड में है, जो 70% सिलेबस आपका रुक चुका है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप सिर्फ 4 मंथ्स देते हो, तो ये तो नहीं चलता ना, या तो कहीं नहीं चलता। अगर आप 30% के सिलेबस के लिए 6 मंथ्स डाल देते हो, और यहाँ पर 70% सिलेबस के लिए आप 4 मंथ ही देते हो, तो यहाँ पर आपका कहीं तो भी कहा हो रहा है, कहीं तो भी आप गलत हो। तो बहुत से एस्पिरेंट्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम, यही गलती करते हैं कि बेसिक गलती है माय फ्रेंड्स, ये बेसिक मिस्टेक से, यही मिस्टेक सारे एस्पिरेंट्स करता है कि पहले क्या करता है कि वो एनसीईआरटीज़ पूरी पढ़ लेता है, और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं रहती, समझ रहे हो। उसके नोट्स वो क्या बनाता है, सब एनसीईआरटीज़ पढ़ लेता है, फिर वो नोट्स बनाने चले जाता है, तो नोट्स बनाने चले जाता है तो उसे रिवीजन करने में उसका टाइम चले जाता है, तो 6 मंथ्स तो इजीली यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एनसीईआरटीज़ पढ़े ही, ये ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटीज़ पढ़े। अगर आप पढ़ना ही चाहते हो कि आप अनअकैडमी के साथ पढ़ सकते हो, जो कि अनअकैडमी के, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में, हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में कितने सारे जीएस बैचेस कोर्स जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किए हैं आपको, जो कि 5 सितंबर से अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प से अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ी जाती है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको 2-2.5 महीने में सिखा देता है, समझ रहे हो कि 2-2.5 महीने में अगर आपका 6 मंथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मदद से आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ना है, और फिर आपकी क्या हो जाते हैं वहाँ पर
6 महीनों में से 4 महीने आपके रिमेन होते हैं किसके लिए कि मेन सब्जेक्ट के लिए 70% सिलेबस पूरा करने के लिए। तो अगर आप 30% सिलेबस के लिए 2-2.5 महीने लगाते हो तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मदद से वो 30% का सिलेबस पूरा कर सकते हैं, जो कि 30% ही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो आप लोग क्या करते हैं ना, फिर 70% क्या होना है, आपको 70% का जो सिलेबस होता है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, जिसमें आपको पासिंग्स हो सकती है, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि आपको वर्क हार्ड करना है। यहाँ पर आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क तो यही है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर ले NCERTs पढ़ने के लिए, और आप 2-2.5 महीने में उसे NCERTs को एंड कर दें। तो वे NCERTs को एंड करने के बाद जो 70% सिलेबस आपका वहाँ पर है, तो उसे कंटिन्यू करें। समझ रहे हो, जो कम सिलेबस है उसे कम वक्त है, जो ज़्यादा सिलेबस है उसे ज़्यादा वक्त है। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। और वर्क हार्ड तो इसीलिए करना है आपको कि नोट्स आपको बनाने हैं, बार बार उसे प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। हर एक 15 मिनट्स आप अगर प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग की, तो बहुत ही आपको रिजल्ट्स में बहुत ही आपको इफेक्ट दिखेगा। खुद में आपको इफेक्ट दिखेगा जब आप रिजल्ट्स देखोगे, खुद का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो स्कोर देखोगे, तो उसमें भी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे माय फ्रेंड्स। अगर आप ये तो जाने दो कि अगर आप 21 का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको बोलता हूँ कि आप NCERTs पढ़े ही ना। समझ रहे हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प ले, उसे NCERTs 2-2.5 महीने में पूरे कर दे, और फिर 70% सिलेबस जो आपका रुका है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाकी के 6 मंथ्स आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि वर्क हार्ड करना है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन, ये ध्यान में रखना कि ये एलिमिनेट करता है एग्जामिनेशन की, एलिमिनेटिंग प्रोसेस हो जाती है। लाखों बच्चे यहाँ पर बैठ जाते हैं और 1000+ यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। समझ रहे हो, 15 to 20,000 प्लस यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए कितने जन यहाँ पर, कितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर नीचे फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना है, स्ट्रेटेजिकली स्टडी करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। और आपको क्या करना है माय फ्रेंड्स कि क्या है, प्रिपरेशन विदाउट NCERTs पॉसिबल होता है। समझ रहे हो, 30% सिलेबस आपको अगर NCERTs आपने ऊपर से पढ़ लिए, तो तभी आपके लिए पॉसिबल है UPSC प्रिपरेशन, UPSC प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। तो यही था हमारा यहाँ का ये लेक्चर के आप जब 10 महीने का आपको टाइम दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि 70% सिलेबस पे आप ज़्यादा फोकस करो और 30% सिलेबस पे आप कम फोकस करो। विद द हेल्प ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप ले सकते हो, है ना। तो यही था हमारा टाइम टेबल। आप स्ट्रेटेजिकली स्टडी करें, आप कंसिस्टेंसी स्टडी करें। आप में अगर कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजिकल ये जो 2 चीज़ें होंगी ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। कोई भी एग्ज़ाम्स आपके लिए हार्ड नहीं जाएंगे माय फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम्स आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, हार्ड वर्क भी करते हो साथ साथ। तो आप वहाँ पर कोई नहीं रोक सकता आपको UPSC CSE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने में। समझ रहे हो, तो हम अगले वीडियो में ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। अगला वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स पेपर 1 GS का एनालिसिस करने वाले, वो भी डिटेल में। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।